हेलो बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं हम लोग गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल क्या है? जैसे अपन ने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ा था, अब गैल्वेनिक सेल क्या है? गैल्वेनिक सेल एक ऐसा डिवाइस है जिससे केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। ठीक है बेटा, यानी इट इज अ डिवाइस, इट इज अ सेल in which chemical energy is converted into electrical energy। देखो बेटा, क्लियर? in this a spontaneous redox reaction takes place। यहां क्या होती है? एक स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन होती है बेटा। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल कैसे बनाते हैं? होता क्या है, जैसे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हमने क्या किया था, एक ही सेल लिए थे। यहां पे बेटा गैल्वेनिक सेल में क्या होता है, दो हाफ सेल लेते हैं। ध्यान से, जिसका सॉल्यूशन लेते हैं जिस मेटल का, उसी की रॉड डिप करते हैं। ठीक है, मान लीजिए इसमें जो है ZnSO4 है और इसमें बेटा कॉपर सल्फेट। क्लियर? इसको बोलते हैं एनोड। यहां होता है ऑक्सीडेशन और इसको बोलते हैं निगेटिव इलेक्ट्रोड। इसको क्या बोलते हैं? निगेटिव इलेक्ट्रोड। ठीक है, इसको हम लोग निगेटिव इलेक्ट्रोड बोलते हैं। क्यों बोलते हैं भी बताएंगे। यहां पे जो है ये है कैथोड, यहां पे होता है रिडक्शन और इसको बोलते हैं पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। ये देखिए, ठीक है। इसको क्या करते हैं, वायर के थ्रू गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर देते हैं, जिससे करंट मेजर करते हैं अपन। ओके, और इसको जो है ध्यान से सॉल्ट बिच से क्या करते हैं अपन, कनेक्ट कर देते हैं। तो ये जो देख रहे हो ये इसको बोलते हैं हम लोग सॉल्ट ब्रिज। ये है, ध्यान से। अब देखो क्या होगा कि जो एनोड है, बात जरा समझना, एनोड पे क्या होगा बेटा, जिंक सॉलिड जो है ऑक्सीडाइज होगा Zn+2 2 इलेक्ट्रॉन में, और जो कैथोड में Cu+2 रिड्यूस होगा इसमें जाएगा। आपको याद हो अगर, तो जब अपन ने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल समझाया था तो आपको बताया गया था कि जब मेटल सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं, जो एटम होते हैं, जब वो सॉल्यूशन में जाते हैं तो सॉल्यूशन में तो पॉजिटिव बनाते हैं और मेटल के अंदर निगेटिव आ जाता है। याद करो, तो यहां देखोगे कि जब जिंक Zn+2 में गया तो यहां अंदर निगेटिव चार्ज आ गया होगा, याद आ रहा है। और ये निगेटिव चार्ज इस वायर के थ्रू निकल के यहां जाने लगता है और यहां से करंट हो जाता है अपोजिट। तो जो पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, यानी पोलैरिटी ऑफ द इलेक्ट्रोड विल बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ फ्लो ऑफ करंट, एंड करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव इलेक्ट्रोड टू नेगेटिव इलेक्ट्रोड। इसीलिए देखो करंट यहां से निकल रही है, इसलिए कैथोड वाले को क्या बोलते हैं, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, एनोड वाले को नेगेटिव इलेक्ट्रोड। क्या पोलैरिटी क्लियर हुई बेटा? क्यों पॉजिटिव नेगेटिव बदल गया? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का और गैल्वेनिक सेल का
पोलैरिटी उल्टी है, देख लो। क्लियर? अब हम लोग बात करेंगे कि भाई सॉल्ट ब्रिज क्या है, क्यों यूज किया जाता है सॉल्ट ब्रिज। सो सॉल्ट ब्रिज की बात करें अगर, तो सॉल्ट ब्रिज क्या है? इट इज एन इन्वर्टेड यू शेप्ड ट्यूब। क्लियर? इट इज एन inverted U-shaped tube containing a strong electrolyte in gel form mixed with agar। ठीक है, यानी ये इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब होता है और इसमें एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पेस्ट के फॉर्म में, जेल के फॉर्म में रखते हैं। क्यों? क्योंकि अगर लिक्विड फॉर्म में रख दोगे तो सीधे नीचे गिर जाएगा बेटा, देख लो। क्लियर? अब ये हुआ कि कौन से इलेक्ट्रोलाइट रखते हैं, कौन से इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं, तो ध्यान से सुनेंगे। सो अब अपने को ये समझना है कि सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या है, इलेक्ट्रोलाइट कौन से यूज करते हैं। तो देखो, दैट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट आर यूज्ड इन सॉल्ट ब्रिज विच डू नॉट रिएक्ट विद इलेक्ट्रोलाइट एज वेल एज इलेक्ट्रोड। क्लियर? दैट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट are used in salt bridge which do not react with electrolyte solution as well as इलेक्ट्रोड। चेक करो, कहने का मतलब ये कि यहां पे उस तरह के इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं जो ये इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन से और इलेक्ट्रोड से दोनों से रिएक्ट ना करे। जैसे मान लीजिए सिल्वर के इलेक्ट्रोड है। क्लियर? तो यहां पे अपन कभी भी Cl- यूज नहीं कर सकते, क्योंकि Cl- सिल्वर से कंबाइन करके AgCl का पीपीटी बना लेगा। तो एग्जाम्पल आप लिख सकते हो अमोनियम नाइट्रेट, KNO3, KCl, अमोनियम क्लोराइड, ये सब जो है हम लोग सॉल्ट ब्रिज में यूज करते हैं। बस ध्यान रखते हैं कि जो इलेक्ट्रोड है, अगर मान लो जैसे Ag के इलेक्ट्रोड है तो हम KCl और अमोनियम क्लोराइड यूज नहीं कर सकते जहां Cl- है, क्योंकि वो इलेक्ट्रोड से रिएक्ट कर जाएगा। ठीक है बेटा? अब हम लोग बात करेंगे फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या है? फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज, फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या है? सॉल्ट ब्रिज करता क्या है? तो सबसे पहला काम जो करता है, फर्स्ट इट कंप्लीट्स द सर्किट। क्लियर? तो अपने बोला कि भाई पहला पॉइंट ये है कि इट कंप्लीट्स द सर्किट। दूसरा, इट मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। पहले ये बताओ, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करना समझते हो? इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी कैसे मेंटेन होगी? इट मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। अब ये क्या है? तो देखो होता क्या है एग्जैक्टली में, क्या होगा कि जब आपके पास दो ये कंटेनर हैं, ठीक है, जैसे जुड़ा हुआ है, ठीक है बेटा,
तो क्या होगा कि जब यहां पे मान लीजिए ये ऑक्सीडाइज हुआ, ये ऑक्सीडाइज हुआ जिंक है, जिंक Zn+2 में गया, तो क्या यहां पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया? अच्छा, अगर यहां पॉजिटिव बढ़ गया, यहां नेगेटिव बढ़ गया। अच्छा, एक कंटेनर में पॉजिटिव, एक में नेगेटिव, तो क्या होगा कि यहां दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा और यहां जंक्शन पोटेंशियल आ जाएगा, और जंक्शन पोटेंशियल आते ही ये रीडिंग कम हो जाएगी। तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी कैसे मेंटेन होती है, समझना कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी कैसे मेंटेन होती है। तो जब यहां से पॉजिटिव चार्ज यहां बढ़ा, तो इस जो सॉल्ट ब्रिज का जो इलेक्ट्रोलाइट है उसका जो निगेटिव पार्ट है वो खट से यहां आ जाता है और यहां पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है, जिससे जंक्शन पोटेंशियल डेवलप नहीं होने पाता। ये मेन चीज है सॉल्ट ब्रिज की। और एक बात, कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि सॉल्ट ब्रिज क्या गैल्वेनिक सेल के लिए नेसेसरी है? नहीं, बिना सॉल्ट ब्रिज के भी बहुत सारी रिएक्शन होती हैं, पोरस बाउंड्री लगा के काम होता है, तो सॉल्ट ब्रिज इज नॉट नेसेसरी। ठीक है, सो इट मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। थर्ड, ठीक है, इट मिनिमाइज द जंक्शन पोटेंशियल, इट मिनिमाइज द जंक्शन पोटेंशियल। क्लियर? फोर्थ पॉइंट यह है, ध्यान रखना कि इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं वो वही यूज करते हैं जिसमें आयनिक स्पीड ऑफ कैटायन और एनायन लगभग बराबर हो। क्यों? क्योंकि अगर आयनिक स्पीड सेम नहीं होगी तो फिर ये जल्दी गिर जाएगा या धीमे गिरेगा, तो फिर जंक्शन पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा। ठीक है, द आयोनिक speed of cation and anion of electrolyte used in salt bridge should be same, अप्रोक्सीमेटली सेम। एग्जैक्टली सेम तो नहीं हो सकती, अप्रोक्सीमेटली सेम। ठीक है बेटा, ये कहानी है सॉल्ट ब्रिज की। क्या समझ में आया? ठीक है, अब आता है सेल रिप्रेजेंटेशन। सेल रिप्रेजेंटेशन, सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे सेल को रिप्रेजेंट करते हैं? तो जो एनोड में हो रहा हो पहले वो लिख दो, 2 लाइन सॉल्ट ब्रिज को बताएंगी, और फिर कैथोड में जो हो रहा हो वो लिख दो। ये है सेल रिप्रेजेंटेशन। जैसे जिंक पहले जिंक+2 में जा रहा है और कैथोड में कॉपर+2 से कॉपर सॉलिड बन रहा है। ठीक है, गैल्वेनिक सेल में अगर जिंक का एनोड और कॉपर का कैथोड हो उसे डेनियल सेल कहते हैं। तो बेसिकली ये डेनियल सेल है। क्लियर है? कोई डाउट हो तो बोल दीजिए। ठीक है, तो ये सेल रिप्रेजेंटेशन आ गया। क्लियर? अपना हाफ सेल रिएक्शन कैथोड की क्या होती है, एनोड की क्या होती है, सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या होता है, ये अपन ने पढ़ा। थैंक यू स्टूडेंट्स, इतना स्नेह और प्यार देने के लिए। आप लोगों ने मेरे को और मोशन परिवार को जो प्यार दिया है, जो स्नेह दिया है, मैं उसके लिए धन्यवाद कहता हूं। हजारों बच्चे हमारे वीडियो लेक्चर देख के लाभान्वित हो रहे हैं। बेटा, आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और लिंक को क्लिक करिए और फ्री में अपना रजिस्ट्रेशन मोशन में सुनिश्चित करें। साथ ही साथ जिन बच्चों को डाउट सॉल्विंग और स्टडी मटेरियल की भी सुविधा चाहिए वो लिंक पे जाएं और क्लिक करें और प्रीमियम कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बेटा, तो बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं कैलकुलेशन फॉर ई नोट सेल। देखो ई नोट सेल कैसे निकालते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर बता दो, क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ई नोट सेल कैसे निकालते हैं? जैसे मान लीजिए Zn सॉलिड चेंज हो रहा है Zn+2 2 इलेक्ट्रॉन, और बेटा इसका ई नोट जो दिया है वो दिया है आपको 0.76 वोल्ट। ठीक है, और Cu+2 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Cu सॉलिड
इसका ई नॉट दिया है 0.34 वोल्ट। ओके, अब ये दोनों हाफ सेल हो गई। अगर इनको ऐड कर दें तो जेड एन सॉलिड Cu+2 से चेंज हो रहा है Zn+2 Cu सॉलिड, और इसका ई नॉट आता है 0.76 प्लस 0.34, दिस इज 1.1 वोल्ट। अब देखो एक बात समझो, इसका मतलब हमने क्या किया है, ई नॉट को ऐड कर दिया। लेकिन अपन क्या करते हैं थर्मोडायनेमिक्स में, अगर आपने पढ़ा होगा कि ई नॉट जो होता है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। ई नॉट क्या होता है, ई नॉट इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब नॉन एडिटिव इन नेचर, दैट इज नॉन एडिटिव इन नेचर, यानी आप डायरेक्ट इसको ऐड नहीं कर सकते, लेकिन यहां अपने ऐड किया है। देखो होता क्या है कि ऐड कब कर सकते हैं कब नहीं कर सकते हैं, ध्यान सुनो। वैसे तो नहीं कर सकते, लेकिन क्योंकि दूसरे मेथड से भी आएगा आंसर, ऐड करके आता है, इसलिए हम लोग ऐड करते हैं। होता क्या है, जब एक हाफ सेल रिएक्शन हो कैथोड की एक एनोड की, और दोनों में इलेक्ट्रॉन बराबर हो, फिर समझो एक रिएक्शन कैथोड की हो एक एनोड की हो, दोनों में इलेक्ट्रॉन बराबर हो, जब आप ऐड करो, जब दो रिएक्शन को आप ऐड करो और इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाए, दो रिएक्शन को ऐड करो और इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाए, तो ई नॉट आप डायरेक्ट ऐड कर सकते हो। क्लियर है बेटा, अगर दो रिएक्शन को ऐड करते हो और ऐड करते समय इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाए तो आप डायरेक्ट ई नॉट ऐड कर दो। अब कुछ लोगों का होता है कि यार सर इलेक्ट्रॉन तो हम बराबर करके कैंसिल कर सकते हैं, इसका मल्टीप्लाई उसमें कर दे, इसका कर दें, बिल्कुल सही है, आप कर सकते हो, लेकिन जिस रिएक्शन का पूछा था बेटा वो रिएक्शन नहीं बनेगी, वो तो कोई और रिएक्शन है। भाई जिस रिएक्शन का आपसे पूछा है वो उसी का निकालोगे ना। जैसे देखो, जैसे मान लीजिए Fe+3 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन गिव्स Fe सॉलिड। ओके, Fe+2 Fe+3 प्लस इलेक्ट्रॉन, इसका ई नॉट मान लीजिए x वोल्ट है, इसका ई नॉट मान लीजिए y वोल्ट है। करा फाइंड ई नॉट Fe+2 से Fe सॉलिड। ये देखिए आपको इसका ई नॉट फाइंड करना है, तो आप क्या करोगे, ए रिएक्शन बनाओगे कि ये कैसे होगी, रिएक्शन आपको ये बनानी है। देखिए Fe+2 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Fe सॉलिड, ये बनानी है। अब आप क्या कर सकते हो कि आप क्या करो, ध्यान सुनो, अपन क्या करें इसमें, अरे ये तो सीधे ही आ गया, इन दोनों रिएक्शन को ऐड कर दो। देखो इन दोनों को ऐड करो, Fe+3 गायब हो जाएगा, ये आ जाएगा, और इसका ई नॉट जो आ जाएगा वो x+y, और ये नहीं होगा। ये देखो क्यों नहीं होगा, क्योंकि फाइनल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन बच गए। अब सोचो इन दो रिएक्शन में, जैसे यहां अपन 3 से मल्टीप्लाई कर लेते, 3 से मल्टीप्लाई करते तो ये 3 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाते हैं, फिर आप ऐड कर देते, बिल्कुल सही है, तब ऐड हो जाता। और एक बात और सुनना, अगर यहां किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो ई नॉट मल्टीप्लाई नहीं होता, क्योंकि ई नॉट इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। जब आप किसी नंबर से रिएक्शन को मल्टीप्लाई करते हो तो ई नॉट में चेंज नहीं आता, ई नॉट वही रहता है बेटा। सो जो है अपन क्या करते हैं, अगर 3 से मल्टीप्लाई कर लेते इसको तो 3Fe+3 आ जाता, लेकिन यहां इस रिएक्शन में देखो Fe+3 Fe+2 है, तो 3 वाला फैक्टर तो नहीं चाहिए हमने को। तो इसका मतलब क्या होता है कि जब आप मल्टीप्लाई करके इलेक्ट्रॉन कैंसिल करने की कोशिश करते हो तो इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो जाते हैं, लेकिन रिएक्शन दूसरी आ जाती है। आपसे बेटा पूछा इसका है तो इसी का बताइएगा ना। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें डायरेक्ट, ध्यान रखो, अगर कभी भी किसी रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन दिख गए तो डायरेक्ट आप इसको ऐड नहीं कर सकते। तो अब क्या करते हैं, कैसे करते हैं, तो देखो क्या होता है, डेल्टा जी नॉट। डेल्टा जी नॉट जो होता है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। दैट इज एडिटिव इन नेचर। ओके, ये एडिटिव इन नेचर होती है। तो होता क्या है, डेल्टा जी नॉट का वैल्यू होता है बेटा -NE0F। ये अब ये वो कैसे हुआ, डेल्टा जी नॉट होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यूज्ड एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है, Q × E, ठीक है, और Q क्या होता है, 1 मोल का F तो N मोल का NF, NF हो गया Q, QE, ये हो गया डेल्टा जी, ठीक है।
अब ध्यान से, सो अगर अपन ये कहें कि अगर आपको किसी भी रिएक्शन का किसी भी सेल का ई नॉट निकालना है तो आप उसमें क्या कर सकते हैं, डेल्टा जी की हेल्प ले सकते हैं। कैसे? यहां आप देखिएगा कि Fe+3 इलेक्ट्रॉन गिव्स Fe सॉलिड, तो इसका डेल्टा G1 नॉट होगा माइनस n का वैल्यू यहां 3 देखिए 3F और E नॉट कितना है बेटा x, ये देखो क्लियर। फिर है Fe+2 से Fe+3 प्लस इलेक्ट्रॉन, तो इसका डेल्टा G2 नॉट जो होगा वो -1 Fy, चेक करो E नॉट, ठीक है, -n E नॉट F। अब इनको ऐड कर दीजिए, जब ऐड करिएगा तो Fe+2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Fe सॉलिड। अब इसका डेल्टा G3 नॉट, और डेल्टा क्योंकि एडिटिव है तो डेल्टा G नॉट प्लस डेल्टा G2 नॉट, तो यहां से आएगा -3xF -yF। चेक करो बेटा। अच्छा, इसका डेल्टा G नॉट क्या लिख सकते हो, -n की जगह यहां लिखोगे 2E नॉट सेल निकालना है मान लीजिए और F, तो FF कैंसिल, तो E नॉट सेल जो आ जाएगा ये आ जाएगा 3x + y/2। डायरेक्ट फॉर्मूला भी लिख सकते हैं कि अगर E नॉट सेल लिखना है तो सीधा इसमें आप ऐसे लिख दो N1E1 + N2E2 N3। चेक कर लो, N1E1 E1 कितना था x, तो 3x, N2 1 y/N3 2 है, N3 2। चेक कर लो बेटा, फॉर्मूला भी लगा सकते हो। समझ में आ रहा है? अच्छा, अब सोचो अगर मान लीजिए कि दो रिएक्शन थी, जिंक वाली रिएक्शन थी, अगर दोनों में इलेक्ट्रॉन सेम है तो N1 N2 N3 तीनों क्या हो गए, सेम। जब हम ऐड करते हैं ना बेटा, तो जब रिएक्शन को ऐड करते हैं और जो इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाते हैं, जैसे 2 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट में 2 राइट में कैंसिल हो गए, तो फाइनल रिएक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर मानते हैं। तो N1 N2 N3 दोनों क्या हो गए 2 2, तो E1 + E2 डायरेक्ट आ जाता है, इसलिए ऐड कर देते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। देखिए, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड बोलते हैं, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड। होता क्या है एग्जैक्टली में, देखिए यहां पे 1 मोलर HCl, एक क्या करते हैं हम PT वायर लेते हैं, PT वायर, इसमें जो है एक प्लेट लेके प्लैटिनम ब्लैक की कोटिंग कराते हैं बेटा, ठीक है। PT ब्लैक की कोटिंग कराते हैं और जो है यहां से H2 गैस एट 1 atm पास कराते हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि जब ये H2 गैस आती है, ध्यान से, तो ये आके यहां एडजॉर्ब हो जाती है। देखो बेसिकली क्या होता है कि जब हम कोई भी हाफ सेल बनाते हैं तो आपको बताया गया था कि जिस मेटल की रॉड है उसी का सोल्यूशन है, तो यहां सोल्यूशन H+ का है तो रॉड होनी चाहिए H2 की, बट आप H2 की रॉड तो ला ही नहीं सकते, H2 गैस है बेटा, रॉड कैसे लाओगे। तो इसलिए उसमें क्या करते हैं, PT ब्लैक में H2 को एडजॉर्ब करा लेते हैं, जिससे सेल बन जाता है। यानी रिएक्शन जो होगी वो देखो क्या होगी, कैथोड का रिएक्शन होगा 2H+2 इलेक्ट्रॉन गिव्स H2 गैस, और एनोड का जो होगा वो होगा बेटा H2 गैस से 2H++2 इलेक्ट्रॉन। खास बात, इसका E नोट 0 वोल्ट और इसका E नोट 0 वोल्ट, दोनों का 0 वोल्ट होता है। रेफरेंस इलेक्ट्रोड इसलिए यूज करते हैं क्योंकि इसकी हेल्प से
आप कंप्लीट सेल बना सकते हैं। ठीक है, अब वो कैसे बनाते हैं? तो देखो, अगर मान लीजिए कि आपके पास, देखना, आपके पास ये सेल है, कॉपर सल्फेट और ये कॉपर की रॉड। ओके, तो कॉपर सल्फेट और कॉपर रॉड ये असेंबली आपके पास है, और आपको पता करना है कि इस सेल से कितना करंट आएगा। तो बेटा हाफ सेल से तो करंट आ ही नहीं सकता, तो हाफ सेल से कभी कोई करंट नहीं आता। इसका मतलब हुआ कि हमारे को इसमें कंप्लीट सेल बनाना पड़ेगा। अब कंप्लीट सेल कैसे बनाओगे? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को ऐड करके। लेकिन अब समझना पड़ता है कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हम एनोड बनाएं कि कैथोड। इसके लिए फिर हम यूज करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आप देखो, कॉपर और हाइड्रोजन में किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है? तो हम कहेंगे कि कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। अगर कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, इसका मतलब कॉपर रिड्यूस होगा तो हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज होगा। इसका मतलब हाइड्रोजन को बनाएंगे एनोड और कॉपर को बनाएंगे बेटा कैथोड। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, यहां पे हम क्या करेंगे कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लेंगे, यहां से हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लेंगे ध्यान से, और इसको जो है सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट कर देंगे। ये देखिए, यहां पे जो है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लेके सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट कर देंगे। यहां पे अपन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लिए और यहां पे ये जो है इसको कनेक्ट कर दिए गैल्वेनोमीटर के थ्रू। यहां से H2 पास करेंगे, ये लो, ये देखो, ये जो है कंप्लीट सेल हो गया। अब सेल रिप्रेजेंटेशन देखोगे तो क्या होगा, देखो, Pt H2 से H प्लस और Cu प्लस से Cu सॉलिड, ये होगा इसका सेल रिप्रेजेंटेशन। अच्छा, सेल रिप्रेजेंटेशन में थोड़ा सा ध्यान रखना कि जैसे यहां पे देखो, यहां पे इसका सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, इसका सेल रिप्रेजेंटेशन H प्लस कहां जा रहा है? H2 में, तो H प्लस H2, H2 के साथ हमेशा Pt लिखना। क्यों? क्योंकि Pt के बिना H2 एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, गैस है बेटा। इसी तरह इसका जो सेल रिप्रेजेंटेशन होगा वो होगा Pt H2 H प्लस। ये देखो, तो यहां पे इसी देखिए एनोड है, तो Pt एनोड हो गया, ये सॉल्ट ब्रिज, ये कैथोड। क्लियर बेटा? क्या बात क्लियर हो रही है? कहीं कोई डाउट हो तो बोल दीजिए। तो सिंपल सा तरीका ये है कि आपने क्या किया, H2 का एनोड बनाया, कॉपर का कैथोड बनाया। ठीक है, क्लियर? क्योंकि आपने को पता होता है कि कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल H2 से क्या होता है, ज्यादा होता है, इसलिए कॉपर का कैथोड है और H2 का एनोड है। बात क्लियर होनी हो चाहिए, देख लो। तो किसी भी हाफ सेल की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, कंप्लीट सेल बना सकते हो। हाफ सेल की हेल्प से कंप्लीट सेल बना सकते हो, क्योंकि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो 0 वोल्ट होता है, इसलिए सेल में बहुत ज्यादा इफेक्ट उसमें नहीं आता। क्या बात क्लियर हो रही है? कहीं कोई डाउट हो दोबारा पूछ लीजिएगा। ठीक है बेटा? सो जो है, अब अपन पढ़ते हैं नर्स्ट इक्वेशन। नर्स्ट इक्वेशन क्या है? बेसिकली नर्स्ट इक्वेशन क्या होता है कि जैसे आपने स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ा, वो तो 1 मोलर कंसंट्रेशन होता है। अलग अलग कंसंट्रेशन पे कैसे हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालते हैं, तो देखो, ये फॉर्मूला हम लोगों ने केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ा था। डेल्टा G इक्वल टू डेल्टा G नॉट प्लस 2.303 RT log Q। ठीक है बेटा? यहां से डेल्टा G को आप लिख सकते हो माइनस NEF, यहां से लिखना माइनस NE नॉट F प्लस 2.303 RT log Q। यहां से आ जाएगा NF से डिवाइड, माइनस NF से डिवाइड कर दीजिए, E इक्वल टू E नॉट माइनस 2.303 RT बाई NF log Q। ये है नर्स्ट इक्वेशन। देख लीजिए, वेयर जो Q है वो QC हो सकता है, Q का वैल्यू QP हो सकता है, Q का वैल्यू QPC भी हो सकता है। Q का वैल्यू QC कब होगा? फॉर एक्वस सॉल्यूशन। QC का मतलब कंसंट्रेशन के टर्म में। ये होगा QP फॉर गैसियस सॉल्यूशन, फॉर गैसियस सॉल्यूशन, और ये होगा बेटा फॉर एक्वस गैसियस सॉल्यूशन। और इलेक्ट्रो में सबसे ज्यादा
यही यूज किया जाता है। जैसे एक एग्जांपल से बता देते हैं आपको, मान लीजिए जिंक सॉलिड प्लस 2H प्लस गिव्स Zn+2 प्लस H2 गैस, ये एक्वस, ये एक्वस। तो यहाँ जो Q होगा वो आप लिखिएगा QPC एंड इट इज इक्वल टू Zn+2 कंसंट्रेशन, गैस के लिए पार्शियल प्रेशर, और यहाँ एक्वस है फिर H प्लस का स्क्वायर। ये देखिए ये है QPC, मतलब बेसिकली गैस है तो पार्शियल प्रेशर लिख दीजिए और एक्वस है तो कंसंट्रेशन लिख दीजिए। क्यों लिखना आ गया बेटा? तो ये E0 स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है और E किसी भी कंसंट्रेशन पे किसी भी टेम्परेचर पे आप लिख सकते हो। अगर हम F T का वैल्यू 25 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि 298 केल्विन और F का वैल्यू 96500 फराडे रख दें तो आप सॉल्व करिएगा तो यहां से आएगा E इक्वल टू E0 माइनस 0.0591/n log Q, और यही फॉर्मूला हर जगह यूज किया जाएगा। अगर टेम्परेचर गिवन नहीं है तो हम टेम्परेचर को 25 डिग्री ही मानेंगे, और अगर आपको टेम्परेचर दिया है तो फिर उसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है बेटा, बात क्लियर हो गई? यहां से आपको इतनी बात क्लियर हो गई। अच्छा एक बात और, नेक्स्ट इक्वेशन इज वैलिड हाफ सेल एज वेल एज कंप्लीट सेल। क्लियर? नेक्स्ट इक्वेशन is valid for half cell as well as complete cell। ओके, मतलब हाफ सेल और कंप्लीट सेल दोनों में आप नष्ट इक्वेशन लगा सकते हैं। क्यों लगा सकते हैं? सोचो, क्योंकि हाफ सेल है अगर तो उसे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से कनेक्ट करके कंप्लीट सेल बना लेंगे। अच्छा, हाइड्रोजन में जो आएगा H2 उसका प्रेशर 1 atm, H प्लस जो आएगा उसका कंसंट्रेशन 1 मोलर, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। इसलिए हाफ सेल और कंप्लीट सेल दोनों में आप नष्ट इक्वेशन लगा सकते हैं। ठीक है बेटा, चलिए सो जो है ये नष्ट इक्वेशन की कहानी क्लियर हुई कि भाई नष्ट इक्वेशन कैसे कैसे होना है। अब देखिएगा प्यारे बच्चों, बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे हैं ना कि आप इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए। तो मैं बच्चों आपको बताना चाहता हूं कि ऐसा हो सकता है कि वो वीडियो ऑलरेडी चैनल में पड़ा हो। उसके लिए आपको करना क्या है कि मोशन के चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को हिट करना है, जिससे आपके कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। हम कोशिश करेंगे कि आपकी जो डिमांड है मोशन परिवार पूरी करे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात समझ में आ गई। अब क्या होता है कि देखो, स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस सेल, स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस सेल। अब ये क्या है स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस सेल? देखिए, स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस सेल क्या होता है कि अगर सेल काम कर रहा है इसका मतलब रिएक्शन हो रही है, इसका मतलब स्पॉन्टेनियस है। और अगर सेल काम नहीं कर रहा है इसका मतलब वो नॉन स्पॉन्टेनियस है। होता क्या है एग्जैक्टली में? देखो, जैसे आपको पता है कि डेल्टा जी का वैल्यू होता है -NEF। सो इफ डेल्टा जी निगेटिव हो तो याद करो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती थी। अगर डेल्टा जी निगेटिव हो तो रिएक्शन क्या होती है? स्पॉन्टेनियस। अच्छा, डेल्टा जी निगेटिव इसका मतलब हुआ कि जो ई सेल होना चाहिए वो पॉजिटिव होगा। अगर ई सेल पॉजिटिव है तो उसे हम स्पॉन्टेनियस सेल कहते हैं। चेक करो, एंड इफ डेल्टा जी का वैल्यू पॉजिटिव हो दिस इंप्लाइज दैट कि ई सेल क्या होना चाहिए बेटा? नेगेटिव। तो इसका मतलब हुआ कि ये नॉन स्पॉन्टेनियस सेल होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस सेल। और एक बात बताएं, नॉन स्पॉन्टेनियस सेल का कतई मतलब नहीं है कि सेल काम नहीं कर रहा। इसका मतलब कि आपने क्या किया है, कैथोड को एनोड से कनेक्ट किया है, एनोड को कैथोड से किया है। तो आप अगर पोलैरिटी बदल दोगे, पोलैरिटी बदलते ही सेल काम करने लगेगा। ठीक है बेटा, तो ये स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस। एक अगला टर्म आएगा इक्विलिब्रियम। एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी का वैल्यू होता है 0। दिस इंप्लाइज दैट कि अगर ई सेल 0 आ जाए, अगर ई सेल 0 आ जाए तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा। ठीक है, तो इससे कंडीशन क्या आएगी कि E इक्वल टू
ई नॉट माइनस 0.0591 बाई एन लॉग क्यू पढ़े थे, क्यू रिएक्शन क्वेश्चन थे ना, और एट इक्विलिब्रियम ई सेल क्या हो जाएगा 0। इसका मतलब हुआ यहां देखना कि ई नॉट का वैल्यू 0.0591 बाई 1 और जो क्यू होता था अब ये के इक्विलिब्रियम हो जाएगा। और ध्यान से इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। ई नॉट इक्वल टू 0.0591 बाई एन लॉग के इक्विलिब्रियम, इससे बहुत क्वेश्चन आता है बेटा, इसलिए आपको बहुत अच्छे से इसको समझना पड़ेगा कि इसमें क्वेश्चन कैसे बनता है, कैसे हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं कैसे कर सकते हैं। सो जो है अपन क्या कर रहे थे बेटा कि कैसे कैसे अपने नर्सरी क्वेश्चन अपने कहा कि नर्सरी क्वेश्चन हाफ सेल एज वेल एज कंप्लीट सेल दोनों में लगा सकते हैं। अब क्वेश्चन देखो कैसे बन। दूसरा हमने स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस सेल भी पढ़ा। देखो क्वेश्चन है कि भाई 2H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स H2 प्लस 2OH माइनस, इसका ई नॉट दिया है -0.8277 वोल्ट। ओके, करा फाइंड के इक्विलिब्रियम फॉर H2O gives H3O प्लस प्लस OH माइनस, इसका अपने को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड करना है। ठीक है, पहले बात तो एक बात समझो ध्यान से, गड़बड़ मत करना। क्या होता है कि जो रिएक्शन गिवन है इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बेटा दोनों सेम होते हैं, ध्यान रखना। अगर आप इसका निकाल लेते हो तो इसके बराबर आ जाएगा। ठीक है, ओके। सो अब अपने को गिवन क्या है, देखो अपने को गिवन है 2H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स H2 प्लस 2OH माइनस। अब आप एक काम करो, इसमें रिएक्शन एक लिखो अपनी तरफ से, H2 से 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, इसका ई नॉट आपको गिवन है -0.8277 और बेटा इसका ई नॉट होता है 0 वोल्ट, अपने पढ़ा था। अगर इनको ऐड कर दें तो क्या फाइनल रिएक्शन आएगी, यहां से आएगी 2H प्लस प्लस 2OH माइनस। चेक करना बेटा, ठीक है। और इस रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर आएंगे 2 और ई नॉट डायरेक्ट ऐड हो जाएगा -0.8277। ध्यान से अगर इसको डिवाइड कर दो, डिवाइड करोगे तो यहां से आ जाएगा H प्लस OH माइनस और ई नॉट का वैल्यू ये यही रहेगा, ध्यान रखना। बस फर्क कहां आएगा कि इस रिएक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर था तो अब इस रिएक्शन में 1 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर आएगा, यानी ई नॉट पता चल गया। और ई नॉट का वैल्यू लिखना 0.0591 बाई 1 लॉग के इक्विलिब्रियम। चेक करो, और ई नॉट का वैल्यू है -0.8277, दिस डिवाइड बाई 0.0591 इक्वल टू लॉग के इक्विलिब्रियम। ओके, और ये लगभग जो है -14 के आसपास आएगा लॉग के इक्विलिब्रियम। सो के इक्विलिब्रियम का वैल्यू आएगा 10 की पावर -14। चेक कर लो बेटा, ये है क्वेश्चन। यानी बहुत आसान सा क्वेश्चन होता है। करना क्या होता है आपको, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसमें ई नॉट सेल निकालना। एक बार अगर आप ई नॉट सेल निकाल लेते हैं तो ई नॉट सेल निकालते ही तुरंत आंसर आ जाता है। क्या भाई बात क्लियर हो रही है? तो कहानी क्लियर हो गई कि आपको देखो 2 रिएक्शन गिवन होंगी, उनको बना के ई नॉट सेल निकाल लेंगे, ई नॉट सेल निकालते ही फॉर्मूला लगाएंगे, आंसर आ जाएगा। क्या भाई बात समझ में आ रही है? देख लीजिए तो कैसे अपन क्वेश्चन कर रहे हैं, ये बात क्लियर होनी चाहिए। क्लियर है बेटा? अब आता है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड में देखो बहुत सारे हैं, नाम से नहीं पूछा जाता है, लेकिन बस थोड़ा सा सुन लो। पहला जैसे मेटल आयन इलेक्ट्रोड, मेटल आयन इलेक्ट्रोड। मेटल आयन इलेक्ट्रोड का मतलब जैसे ये देखिए, जिंक सॉलिड Zn+2 प्लस इलेक्ट्रॉन में गया, सेल रिप्रेजेंटेशन होगा
जिंक सॉलिड Zn+2, ये मेटल, ये हो गया मेटल, ये हो गया मेटल आयन। ठीक है, दूसरा है गैस आयन इलेक्ट्रोड। गैस आयन इलेक्ट्रोड में दो पार्ट आएंगे, गैस कैटायन इलेक्ट्रोड, गैस कैटायन इलेक्ट्रोड, लाइक H2 से 2H+, ये देखो ये हो गया गैस कैटायन, इसका रिप्रेजेंटेशन Pt H2H+, याद आया। दूसरा जो है होता है गैस एनायन इलेक्ट्रोड। सो गैस एनायन इलेक्ट्रोड क्या होता है, जैसे Cl2+2 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2Cl-, ये देखिए। ठीक है, इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, Pt Cl2 से Cl-, ये देखिए। ठीक है बेटा, तो गैस आयन इलेक्ट्रोड में कहानी क्लियर हो गई कि भाई मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड, गैस आयन, गैस कैटायन, क्लियर। सो जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा कॉन्सेंट्रेशन सेल। कॉन्सेंट्रेशन सेल क्या है, बात जरा समझिएगा। द सेल, बात जरा क्लियर करना, द सेल इन विच electrodes are made from the same material। चेक करो बेटा, मतलब जो इलेक्ट्रोड्स हैं वो सेम मटेरियल के बने होने चाहिए। There are two types of concentration cell. There are two types of concentration cell. There are two types of concentration cell. समझना बेटा, फर्स्ट होता है, फर्स्ट है इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन सेल। चेक करो, इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन सेल। अभी वो यार ये इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन सेल क्या है, तो समझो द सेल in which the electrolyte, the cell in which electrolyte are same but have different concentration। चेक करो बेटा, चेक करिए, द सेल इन विच द इलेक्ट्रोलाइट आर सेम बट डिफरेंट, हैव डिफरेंट कंसंट्रेशन। चेक करो, मतलब क्लियर हुआ कि इलेक्ट्रोलाइट तो सेम होना चाहिए लेकिन जो कंसंट्रेशन है उनका वो डिफरेंट होना चाहिए। जैसे देखो, मान लीजिए Ag से AgNO3 और फिर लिखा हो AgCl से Ag, ये देखो, चेक करो, तो यहां ये 0.1 मोलर दिया है, ठीक है, और यहां पे आपका जो है सैचुरेटेड सोल्यूशन है सपोज। तो जब सैचुरेटेड सोल्यूशन है तो यहां AgCl का Ag+ का कंसंट्रेशन क्या आ जाएगा, √Ksp। चेक करो, और यहाँ Ag+ का आ गया, यानी कंसंट्रेशन क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। अगर डिफरेंट कंसंट्रेशन है इसका मतलब ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। ठीक है, दूसरा होता है इलेक्ट्रोड्स कंसंट्रेशन सेल। इलेक्ट्रोड्स कंसंट्रेशन सेल क्या होता है समझना, ये होता है कि द सेल इन विच इलेक्ट्रोड्स आर सेम बट डिफरेंट कंसंट्रेशन। ठीक है,
the cell in which the cell in which the concentration of electrodes are different. चेक करो, इलेक्ट्रोड्स तो सेम होने चाहिए, लेकिन इलेक्ट्रोड्स का कंसंट्रेशन डिफरेंट हो तो उसे हम इलेक्ट्रोड्स कंसंट्रेशन सेल कहते हैं। चेक करो बेटा, क्लियर? तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन का मतलब हुआ कि इलेक्ट्रोलाइट जो यूज कर रहे हो उनका कंसंट्रेशन डिफरेंट होगा। इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल का मतलब हुआ जो आप इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हो उनका कंसंट्रेशन डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे ये देखिए, मान लिया ऐसा ये आपको सेल दिया है, यहां 1 मोलर, यहां 1 मोलर C1 C2, ये देखो। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि जिंक +2 का कंसंट्रेशन तो सेम है, लेकिन जो इलेक्ट्रोड्स हैं, जिंक के इलेक्ट्रोड हैं, उनका कंसंट्रेशन डिफरेंट है। तो इसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल। ये देखो, ये है इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल। और E0 सेल इक्वल टू क्या होगा? 0। इन दिस सेल E0 सेल इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसी का रिडक्शन हो रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा भाई? E0 सेल 0 हो जाएगा। जैसे अब देखो क्वेश्चन कैसे आता है, ये देखो, गिवन KSP ऑफ AgCl 10 की पावर -10, तो बोला फाइंड E सेल। ये देखो, E सेल फाइंड करना है। तो देखो बात समझो, अगर इसका रिएक्शन की बात करें तो पहली रिएक्शन बेटा क्या होगी? Ag गया Ag++ इलेक्ट्रॉन में, और ये 1 मोलर है तो Ag भी यहां 1 मोलर होगा। दूसरी रिएक्शन होगी Ag+ इलेक्ट्रॉन गिव्स Ag, और इसकी सॉल्युबिलिटी अगर S मान ली जाए तो देखो फाइनल रिएक्शन क्या लिख पाओगे आप? Ag+ से Ag+, इसका कंसंट्रेशन 1 मोलर है, इसका S है। चेक करो बेटा, इसका E0 अगर x वोल्ट होगा तो इसका E0 -x वोल्ट होगा, तो E0 सेल जो हो जाएगा वो हो जाएगा 0। चेक करो बेटा, ठीक है। सो E इक्वल टू E0 -0.0591/1 log ऑफ 1/s, ये देखो, ठीक है। सो E0 0.0591/1 log ऑफ 1/√KSP। S का वैल्यू क्या लिख दो? √KSP, और यहां से √KSP का वैल्यू 10 की पावर -5 आएगा, तो यहां से आ गया -0.0591/1 log ऑफ 1 दिस, ये देखो। सो ई सेल का वैल्यू आया -0.0591 × 5। चेक कर लो, सॉल्व कर लोगे तो ये कंसंट्रेशन सेल है। समझ में आया? कंसंट्रेशन सेल, इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन सेल, ये दोनों बेटा अलग हैं। क्लियर? बात क्लियर हो गई ना? देख लो, और भी आप क्वेश्चन लिख सकते हो। बोला फाइंड ई सेल, देखो कैसे,
प्लैटिनम H2H प्लस एसिटिक एसिड H2PT, ऐसे लिखेगा 1 मोलर, ये 1 ATM, 0.1 मोलर, ये 0.1 मोलर, 1 ATM। ये देखो ऐसे सेल रिप्रेजेंट करके दिया। अब देखो इसका मतलब ये क्या है, बेसिकली ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हैं दोनों। इसका मतलब रिएक्शन जो ऐसे है बेसिकली PT H2 से H प्लस और H प्लस से H2। देखो कंफ्यूज नहीं हो जाएगा, एसिटिक एसिड से H2 नहीं बनता, एसिटिक एसिड से हम H प्लस निकालते हैं, सिंपल। देखो दोनों का इनका प्रेशर सेम है, यानी ये बेसिकली रिएक्शन ये होगी। ये देखो यहां से H2 से H प्लस, यानी ये हो गया आपका 0.1 मोलर, और ये C चेक करो, C, ये C कहां से निकलेगा, ये निकलेगा एसिटिक एसिड से, उसका K भी दिया होगा बेटा ना। सो एसिटिक एसिड को जब आयोनाइज करोगे तो यहां मिलेगा H प्लस एसीटेट आयन, यहां 0.1 माइनस x, तो Ka का वैल्यू लिखना x स्क्वायर बाई 0.1 माइनस एक्स, और ये निगलेक्ट हो जाएगा तो x का वैल्यू आ जाएगा 0.1 Ka का अंडर रूट, और यही H प्लस है, देख लो, ठीक है। तो ये जो C दिया है यही x है, चेक करो, तो x आ गया, नेक्स्ट इक्वेशन लगा देना, आंसर आ जाएगा एक लाइन में, ठीक है बेटा। प्यारे बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हों तो उनको लाइक और शेयर करें, जिससे जरूरतमंद बच्चों तक वो वीडियो पहुंच सके। और मैं बच्चों ये कहना चाहता हूं कि आप जब वीडियोस देखें तो उसमें कमेंट जरूर लिखें, क्योंकि एक एक कमेंट, आपका एक कमेंट मेरी पूरी टीम को मोटिवेशन देता है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है बेटा कि कमेंट जरूर करें। कहानी क्लियर हुई। जैसे एक क्वेश्चन और देखो, एग्जाम में आईटी में आ चुका है, देखो यहां से ये देखो ऐसे सेल रिप्रेजेंट करके दिया है, ठीक है। गिवन क्या क्या है इसमें, गिवन है आपका KSP ऑफ AgCl 10 की पावर -10, KSP ऑफ AgBr 10 की पावर -13, ठीक है बेटा। और कह रहा है फाइंड E सेल, फाइंड E सेल। सो अब इसमें आपको समझना पड़ेगा कि ये क्या दिया है, कैसे इसका समझा जाए, मामला क्या है। तो देखो यहां से, ये देखो यहां से Ag सॉलिड AgCl में जा रहा है, चेक करो बेटा, Ag सॉलिड कहां जा रहा है, AgCl में। इसका मतलब जो सेल है ना, बेसिकली आप अगर सेल की बात करोगे तो ये इस तरह है, Ag से Ag प्लस और Ag प्लस से Ag, ये सेल है। और ये जो Ag प्लस आएगा वो यहां से आएगा और Ag प्लस एक यहां से आएगा, चेक करो। तो क्योंकि यहां देखो AgCl KCl के साथ दिया है, सो KSP ऑफ AgCl को आप लिख सकते हैं Ag प्लस Cl माइनस, दिस इज इक्वल टू 10 की पावर -10। अच्छा Cl माइनस का कंसंट्रेशन देखो 0.2 दिया है भाई, KCl अगर 0.2 है ना बेटा, तो Cl माइनस भी 0.2 ही होगा। तो यहां से यहां अगर हम कह दें कि ये S1 है और ये S2 है, तो यहां से जो S1, ये S1 हो गया, इक्वल टू आएगा 10 की पावर -10 बाई 0.2, तो ये आएगा 5 इंटू 10 की पावर -10। चेक करो बेटा, S1 का वैल्यू आ गया। अब अगर अपन बात करें कि KSP ऑफ AgBr इक्वल टू Ag प्लस Br माइनस, तो ये दिया 10 के पावर -13, Ag प्लस S2 हो गया, Br माइनस फिर 0.2 दिया है, तो S2 का वैल्यू आएगा 5 इंटू 10 की पावर -13। चेक कर लो बेटा, क्लियर। अगर यहां से आप रिएक्शन लिखोगे
तो क्या Ag प्लस में गया और इसका कंसंट्रेशन क्या है S1, और दूसरी रिएक्शन होगी Ag प्लस इलेक्ट्रॉन, Ag सॉलिड गया, इसका कंसंट्रेशन S2, तो यहां से आ जाएगा Ag प्लस से Ag प्लस और ये आ जाएगा बेटा S2 और ये S1। चेक करो, तो इसमें अपन सीधे क्या करेंगे, नष्ट इक्वेशन लगाएंगे। यहां से अगर अपन सीधे नष्ट इक्वेशन की बात करें कि E इक्वल टू E नॉट माइनस 0.0591/1 लॉग ऑफ S1 बाई S2, क्या अपन S1 S2 का वैल्यू रख देंगे, जिससे आंसर आ जाएगा ई सेल का वैल्यू 0 माइनस 0.0591/1 लॉग ऑफ 10 की पावर -10 डिवाइड बाई 10 की पावर -13, 5 तो कैंसिल हो गया ना, ठीक है भाई। तो यहां से 3 ऊपर चला जाएगा, तो यहां से आ जाएगा -0.0591 इंटू 3। चेक करो, ये आ जाएगा आपका ई सेल। आसान है, आईआईटी का आया हुआ क्वेश्चन है, देख लीजिए। ऐसे क्वेश्चन आते हैं भाई एडवांस में, एडवांस का क्वेश्चन है बेटा ये, देख लो, ठीक है। क्या भाई बात समझ में आई? कंसंट्रेशन सेल क्लियर हो गया, कंसंट्रेशन सेल कैसे करना है। अब देखो बात समझो, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड। फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस एडवांस सब में क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। और इसको पहचानना बहुत जरूरी है। देखो होता क्या है, सबसे पहले हम लोग इसमें बात करेंगे सिल्वर हैलाइड इलेक्ट्रोड। सिल्वर हैलाइड इलेक्ट्रोड की बेटा बात करते हैं, सिल्वर हैलाइड इलेक्ट्रोड। सो कैथोड में बात करेंगे तो क्या होता है, देखो AgCl प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Ag सॉलिड प्लस Cl माइनस। और इसका जो सेल रिप्रेजेंटेशन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो सेल रिप्रेजेंटेशन की अगर बात करें तो इसका सेल रिप्रेजेंटेशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो ये जो है कैथोड की रिएक्शन हुई। अगर अपन इसी में बेटा एनोड की रिएक्शन की बात करें तो क्या करते हैं कि Ag सॉलिड प्लस Cl माइनस गिव्स AgCl प्लस इलेक्ट्रॉन, ये एनोड की रिएक्शन। इसका जो सेल रिप्रेजेंटेशन है वो क्या है, Cl माइनस AgCl और Ag। ये ध्यान रखना है Cl माइनस जो है वो हमेशा AgCl के साथ रहेगा। और इसका सेल रिप्रेजेंटेशन जो है वो है आपका Ag सॉलिड से AgCl और Cl माइनस। ये देखो फर्क देखो। अब ऐसे लगता है कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि यार एक कंसंट्रेशन सेल और मेटल इनसॉल्युबल इलेक्ट्रोड में क्या फर्क है। तो देखो होता क्या एग्जैक्टली इसका अगर हम समझें कि सेल कैसे बनता है तो देखो सिंपल सा तरीका इसमें ये होता है, यहां तो सॉल्यूशन होता है KCl का यानी Cl माइनस का, ओके। अब इसमें क्या होता है कि एक जो है अपन ये जो है ये Ag वायर है, ओके। और इसमें जो है ये कोटिंग होती है बेटा AgCl की। ये देखो ऐसे ऐसे होता है, ये क्या है AgCl, ये देखो। और इसे PT वायर से अपन कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। ये ऐसे होता है। तो यहां Ag और AgCl एक साथ रहते हैं देखो, और Cl माइनस बाहर रहता है। तो इसलिए कह रहे हैं कि AgCl के साथ ही Cl माइनस होगा, क्योंकि AgCl के कांटेक्ट में कौन है Cl माइनस, Ag तो अंदर है। ये कोटेड Ag की वायर होती है, कोटेड विद AgCl। तो ये Ag प्लस से Ag नहीं है, ये अलग चीज है। यहां देखो ये जो Ag है या तो Ag प्लस में इसमें जाके Cl माइनस से AgCl बना देता है,
बेसिकली एजी प्लस में नहीं जाता इसमें। सोच के देखो क्यों, क्योंकि क्या होगा कि जो ये अंदर वाला एजी है वो जैसे एजी प्लस में जाएगा खट से सीएल माइनस पीपीटी बना देगा एजीसीएल में, यानी इसको आप एजी से एजी प्लस नहीं लिख सकते। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो ये है आपका इलेक्ट्रोड कैसे होगा। अब देखो इसमें क्वेश्चन कैसे आता है, देखो क्वेश्चन ये आएगा कि कहेगा कि देखो ई नॉट सीएल माइनस एजी सीएल से एजी इक्वल टू आपको दिया है मान लीजिए 0.2 वोल्ट, ठीक है, क्लियर। और ई नॉट एजी प्लस से एजी दिया है आपको 0.79 वोल्ट, ठीक है। ये हमने ऐसे रफली वैल्यू दे दी है, मतलब ऐसा कोई नहीं कि यही होता है। बोला फाइंड KSP ऑफ AgCl, ये देखो ये क्वेश्चन आता है। दूसरा हो सकता है कि KSP ऑफ AgCl दे दे और E नॉट पूछ ले, कोई बात नहीं। देखो जो दिया है ना, पहले आप रिएक्शन लिख लो। जो आपको पहली रिएक्शन दिया वो कैथोड की है, तो कैथोड में क्या हुआ, AgCl प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Ag सॉलिड प्लस Cl माइनस, और इसका E नॉट दिया है आपको 0.2 वोल्ट, ये देखो, ठीक। और दूसरी रिएक्शन आपको गिवन है बेटा Ag प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Ag सॉलिड, और इसका E नॉट दिया है 0.79 वोल्ट, ठीक। अब आपको करना क्या है, कभी भी आपसे KSP पूछा है या KSP दिया है तो इन दो रिएक्शन को यूज करके ऐसी रिएक्शन बनाना है जिसका कि तुम्हें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पता हो। तो अगर इन दोनों को यूज करें तो अपन क्या कर सकते हैं, चेक करें। सेकेंड रिएक्शन को रिवर्स करके ऐड कर दो ऊपर वाले में। जब सेकेंड रिएक्शन को रिवर्स करके ऊपर वाली रिएक्शन में ऐड करोगे तो क्या आपको रिएक्शन मिल जाएगी Ag प्लस Cl माइनस। देखो सेकेंड रिएक्शन को रिवर्स किया तो माइनस 0.79 हो गया, और E नॉट सेल जो आया, E नॉट सेल वो आ गया 0.2 माइनस 0.79 यानी माइनस 0.59। चेक करो, चेक करो बेटा, क्लियर। अब अगर इसको हम इक्विलिब्रियम में मान लें तो क्या इक्विलिब्रियम में ई सेल 0 हो जाएगा, और अगर इक्विलिब्रियम में ई सेल 0 हो गया समझो तो क्या सीधे फार्मूला लगा दो इक्विलिब्रियम वाला जो अपन ने बताया था पहले, याद करो। एट इक्विलिब्रियम ई नॉट सेल बराबर होता है 0.0591 बाई n, 1 है, लॉग ऑफ के इक्विलिब्रियम यहां पे जो हो KSP हो जाएगा माइनस 0.59, 0.0591 बाई 1 लॉग ऑफ KSP। चेक करो बेटा, सो यहां से लॉग ऑफ KSP की वैल्यू आ गई -10 लगभग, तो KSP का वैल्यू आ गया 10 की पावर -10। ये देखो कहानी समझ में आई, ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है बेटा। इसी सीरीज में अगला पार्ट होता है कैलोमल इलेक्ट्रोड। कैलोमल इलेक्ट्रोड, कैलोमल इलेक्ट्रोड को हम सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं, क्योंकि जो प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, उसका ट्रांसपोर्टेशन आसान नहीं होता। कांच का ग्लास होता है, जार होता है, तो फूटने का चांस रहता है, इसलिए अपन इसको यूज करते हैं। तो देखो अगर इसको कैथोड की तरह यूज करें, कैथोड की तरह, तो क्या होता है देखो बेटा, Sg2Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2Hg लिक्विड प्लस 2Cl माइनस, उसी तरह बिल्कुल। और एनोड की तरह अगर अपन यूज करें, एनोड की तरह पे, तो 2Hg लिक्विड प्लस 2Cl माइनस गिव्स Hg2Cl2 सॉलिड प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल जो ऊपर वाला पड़े वही है। यहां पे इसका सेल रिप्रेजेंटेशन होगा Cl माइनस Hg2Cl2 से Hg, क्योंकि वही पेस्ट फॉर्म में फिर रहेगा। और यहां इसका रिप्रेजेंटेशन होगा Hg Hg2Cl2 Cl माइनस। ये जो Cl माइनस है
वो हमेशा ध्यान रखना इसके साथ रहेगा। तो सेल रिप्रेजेंटेशन से भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पूछ लेता है। क्या कहानी क्लियर हो रही है? देख लीजिए। क्या भाई बात समझ में आई? कहानी क्लियर हुई बेटा कैसे करना है? तो बेटा क्रैश कोर्स है, क्रैश कोर्स में बहुत सारा पढ़ाया नहीं जा सकता है, 3 लेक्चर में आपको खत्म करना है। क्लियर है? तो अपन क्या करते हैं, जैसे कोरोजन ओरोजन है वो सब आप एनसीईआरटी से पढ़ सकते हैं। अपन ने 3 पार्ट की बात की थी, इलेक्ट्रोलाइसिस, गैल्वेनिक सेल और कंडक्टेंस। तो तीनों पार्ट आपको बढ़िया से पढ़ा दिया जाएगा। ठीक है बेटा? चलो सो जो है अब हम लोग पढ़ेंगे प्राइमरी सेल एंड सेकेंडरी सेल। देखो प्राइमरी सेल एंड सेकेंडरी सेल की अगर बात करें कि किसे हम प्राइमरी सेल कहते हैं, किसे सेकेंडरी सेल कहते हैं, बहुत सीधा सा तरीका है। क्या होता है कि 2 प्रकार के सेल होते हैं, एक चार्जेबल और एक यूज एंड थ्रो। क्लियर? सुने होगे। सो प्राइमरी का मतलब सिंगल, प्राइमरी सेल का मतलब होता है जितने भी नॉन रिचार्जेबल सेल होते हैं उन्हें हम प्राइमरी सेल कहते हैं। क्लियर बेटा? ऑल नॉन रिचार्जेबल सेल आर नोन एज प्राइमरी सेल। क्लियर? तो जो अपने डेनियल सेल होते हैं, लेक्लांसे सेल होते हैं, सब प्राइमरी सेल होते हैं। ये सब आता भी नहीं है एग्जाम में, आप एनसीईआरटी से एक बार देख लेना। सेकेंडरी सेल क्या होते हैं? जो रिचार्जेबल सेल होते हैं उन्हें हम सेकेंडरी सेल कहते हैं। अच्छा, सेकेंडरी सेल में एक सेल बहुत इंपॉर्टेंट है जिससे क्वेश्चन आ जाता है और आ चुका है, वो है लेड स्टोरेज बैटरी। तो अपन केवल इसमें जो है क्रैश कोर्स में पढ़ेंगे बेटा लेड स्टोरेज बैटरी। सो लेड स्टोरेज बैटरी की बात की जाए कि ये क्या है, तो देखो लेड स्टोरेज बैटरी क्या होती है। ये आपने आपके घर में इन्वर्टर होता होगा, उसमें ये बैटरी यूज होती है। क्या होता है कि जितने भी सेकेंडरी सेल होते हैं, ध्यान सुनिएगा, जितने भी सेकेंडरी सेल होते हैं वो सारे गैल्वेनिक सेल भी होते हैं और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल भी होते हैं। जब वो चार्ज होते हैं, सोचो जब वो चार्ज होते हैं तो क्या होता है उनमें, क्या इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में स्टोर हो रही होती है। तो जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में स्टोर हो रही होती है तो वो यूज होते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। और जब वो डिस्चार्ज होते हैं तो जो केमिकल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करती है, तो गैल्वेनिक सेल होता है। क्या बेटा बात समझ में आ रही है? कोई डाउट हो तो बोलो। और प्राइमरी सेल क्या होते हैं, इसमें क्वेश्चन बन सकता है। प्राइमरी सेल हमेशा गैल्वेनिक सेल होते हैं क्योंकि चार्जिंग का तो उसमें कोई पॉइंट ही नहीं, हमेशा डिस्चार्ज होते हैं, तो समझ में आ रहा है वो गैल्वेनिक सेल होते हैं। ठीक है बेटा? तो लेड स्टोरेज बैटरी की बात की जाए तो जो इसमें एनोड होता है, एनोड वो होता है लेड का, और जो बेटा कैथोड होता है वो होता है PbO2 का, और जो इलेक्ट्रोलाइट होता है, इलेक्ट्रोलाइट ये होता है कॉन्सनट्रेटेड H2SO4। ये लगभग जो है 30 to 40% वेट बाई वेट होता है। ठीक है? ये है। सो अगर मान लो कि एनोड की रिएक्शन क्या होती है, तो जो Pb सॉलिड है वो SO4-2 से रिएक्शन करता है और लेड सल्फेट बनाता है सॉलिड। क्लियर? और जो कैथोड की रिएक्शन होती है उसमें क्या होता है कि जो PbO2 है ये सल्फेट से रिएक्शन ये भी करता है और यहाँ बनाता है PbSO4। बैलेंस कर लीजिएगा तो यहाँ आ जाएगा 2H2O, चेक करो बेटा, यहाँ आ जाएगा आपका 4H+, ठीक है, और यहाँ पे प्लस 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, चेक कर लो। क्लियर? तो अगर इन दोनों को ऐड कर दें, अगर इन दोनों को अपन ऐड कर दें तो फाइनल देखो क्या मिलेगा, Pb सॉलिड प्लस PbO2 प्लस 4H प्लस 2 सल्फेट आयन गिव्स 2 PbSO4 प्लस 2H2O। ये देखिए, इससे को आप जो है ऐसे लिख सकते हैं Pb सॉलिड प्लस PbO2 प्लस 2H2SO4 गिव्स 2 PbSO4
प्लस 2 वाटर। ये देखिए, क्लियर। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसमें होता है n फैक्टर ऑफ H2SO4 और ये होता है 1। जनरली क्या होता है कि हम लोग बात करते हैं H2SO4 की तो उसका n फैक्टर हमेशा 2 लिया जाता है, लेकिन इस लेड स्टोरेज बैटरी में H2SO4 का n फैक्टर 1 होता है। ये ही आप अपने आप में एक क्वेश्चन है, क्यों ऐसा है? क्योंकि H2SO4 के 2 मोल यूज हो रहे हैं बेटा और 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, तो 2 मोल में 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, तो n फैक्टर होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर पर मोल, तो 1 मोल में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लियर। अब इसमें देखो ध्यान से, इसमें क्वेश्चन क्या आया था? इसमें क्वेश्चन जो आया था IIT में आया था, एडवांस में सब्जेक्टिव क्वेश्चन ना। क्वेश्चन ये था कि बिगिनिंग में जब आपने H2SO4 लिया, ध्यान सुन लेना, एग्जैक्ट डाटा तो नहीं है, बिगिनिंग में जब आपने H2SO4 लिया तो बिगिनिंग में H2SO4 का क्या था कि आपको डेंसिटी दी थी और परसेंटेज वेट बाई वेट दिया था, ठीक है बेटा। बिगिनिंग में एट T इक्वल टू 0, T इक्वल टू 0, परसेंटेज वेट बाई वेट H2SO4 मान लीजिए दिया है आपको W1, ठीक है, एंड डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया है D1, ठीक है बेटा, क्लियर। आफ्टर डिस्चार्ज परसेंटेज वेट बाई वेट ऑफ H2SO4 इक्वल टू दिया है W2 एंड डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन हो गई है D2, सबकी वैल्यू दी थी, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इक्वल टू V, और ये आपको कांस्टेंट दिया है, ये नहीं चेंज हो रहा है, ठीक है। क्वेश्चन ये था फाइंड टोटल एम्पियर आर, ठीक है, पास्ड फ्रॉम द बैटरी। ये क्वेश्चन था बेटा, देख लो, जो एग्जाम का क्वेश्चन था वो ये था, टोटल एम्पियर आवर्स पास्ड फ्रॉम द बैटरी, एडवांस का क्वेश्चन था ये। अब इसको कैसे किया गया, क्या है इसका तरीका, देखो ध्यान से। सबसे पहले T इक्वल टू 0 पे मोलारिटी ऑफ H2SO4 निकालते हैं और ये होता है 10x D बाई मोलिकुलर वेट, अगर आपको याद हो फॉर्मूला, वेयर x होता है परसेंटेज वेट बाई वेट, ये D1 जो है ग्राम पर ml में है, ध्यान रखना, और D2 भी ग्राम पर ml में है बेटा, ठीक है, ओके। तो यहां से क्या करेंगे, M1 इनिशियल मोलारिटी 10 W1 D1 बाई 98, ठीक है। फाइनल मोलारिटी M2 इक्वल टू 10 W2 D2 बाई 98, ये देखो, ठीक है। वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो मोल्स ऑफ H2SO4 यूज्ड, देखो M1 इंटू V, ये होगा इनिशियल मोल, माइनस कर दीजिए M2V, ये फाइनल मोल्स। तो इनिशियल मोल में फाइनल मोल अगर माइनस कर दें तो वो मोल्स आ जाएंगे जो बैटरी से यूज हुए, चेक करो। अच्छा, एन फैक्टर H2SO4 का बता ही दिया गया था, तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 ये आ गए M1 माइनस M2 इंटू V इंटू 1, एन फैक्टर 1। और क्या इसको लिख सकते हो, ये देखो, चेक करो, तो यहां से बेटा IT का वैल्यू आ जाएगा M1 माइनस M2 इंटू V इंटू 96500। अच्छा, ये IT जो है ये एम्पियर सेकेंड है, I का यूनिट क्या होता है एम्पियर, T का सेकेंड,
एम्पियर सेकेंड आ गया, एम्पियर आर पूछना है, निकाल लोगे भाई। एम्पियर सेकेंड आ गया ना, सेकेंड को आर में ही तो चेंज करना है यार, कर लेना। समझ में आया कि नहीं? ये क्वेश्चन था, सब्जेक्टिव क्वेश्चन था आईटी का, ऐसा क्वेश्चन आता है तो इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको बता दिया गया है कि मान लो क्वेश्चन आ जाता है तो आपसे गलत ना हो। क्या बेटा बात क्लियर हुई? कोई डाउट हो तो बोल देना, ठीक है। तो ये जो है आपका खत्म होता है ये वाला लेक्चर। अब जो है अपन अगले लेक्चर में कंडक्टेंस की बात करेंगे। प्यारे बच्चों, अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं और आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो मैं अभी आपको एक नंबर दे रहा हूं, उस पर आज ही कॉल करें, जिससे आने वाले वीडियो आपको मिल जाएं और आप उससे लाभान्वित हों। नंबर लिख लीजिए 18002121 799।